नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी 10th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 से संबंधित ऑल क्वेश्चन एंड फैक्ट इस वीडियो में कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 4 का नाम है कृषि और देखिए कृषि से संबंधित काफ़ी शानदार फैक्ट इस चैप्टर के अंतर्गत हैं। तो सारे मैंने फैक्ट कवर किए हैं, आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। और देखिए जहाँ तक मुझे लग रहा है रीट एग्ज़ाम 2022 में जो कि अभी काफ़ी कम समय बचा है, उस पेपर में आपको इस चैप्टर से एक प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि काफ़ी शानदार इस चैप्टर के अंतर्गत मैटर है और निश्चित ही आपको रीट के अलावा देखिए सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ और अधिकतर वीडियो में ऐसा नहीं कहता हूँ। तो आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, हो सके तो सारे फैक्ट आप कहीं पर लिख लीजिएगा। हमारी ये वीडियो रीट सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस सीरीज को आप ईमानदारी के साथ फॉलो करिएगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कृषि किस प्रकार का कार्य है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक? देखिए करेक्ट आंसर होगा जो कृषि है ये एक प्रकार का प्राथमिक कार्य है, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। भारत में 2/3 जो जनसंख्या है वो किस कार्य पर निर्भर है? तो कृषि कार्य पर। तो आप ये ध्यान रखिएगा, कृषि कार्य में संलग्न है भारत की 2/3 जनसंख्या। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के संबंध में सत्य कथन कौन सा है वो बताना है। इसमें आदिम कृषि औजारों का प्रयोग होता था। यह कृषि मानसून, प्राकृतिक मृदा और उर्वरता पर निर्भर करती है। इसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। इसमें मृदा की उर्वरता कम हो जाने पर अन्य जगह जाकर पौधे को काटकर बाद में उनको जलाकर वापस कृषि की जाती है, या फिर सभी। देखिए जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है इनके संबंध में चारों कथन सत्य दे रखे हैं, सभी हमारा सही आंसर होगा। और देखिए चारों फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। और देखिए कर्तन दहन कृषि आपको पता होगा ये किस प्रकार की कृषि है, तो इसे देखिए और भी कई नामों से जाना जाता है, जूमिंग कृषि है। तो ये देखिए इस कृषि की सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता यही है कि इसमें जो जब भी मृदा की उर्वरता कम होती है तो जो इस कृषि को करने वाले किसान हैं वो उस जगह को छोड़ देते हैं, अन्य जगह पर जाते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे अधिक होते हैं। बाद में उन पेड़ पौधों को काट दिया जाता है, काट कर उनको जला दिया जाता है। जो वहाँ पर राख बचती है उसको मिट्टी के अंदर मिला दिया जाता है। बाद में वहाँ पर वापस कृषि की जाती है। और जब वापस देखिए काफ़ी समय बाद में वापस जब उस मिट्टी की उर्वरता कम होती है तो वो कहीं और चले जाते हैं जहाँ पर पेड़ पौधों की संख्या अधिक होती है, और ये चक्र ऐसे चलता रहता है। तो ये जो कृषि है ये कर्तन दहन कृषि और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जामों में, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी राज्यों जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड है में क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ से काफ़ी शानदार फैक्ट आपके कवर होंगे। देखिए असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में जो स्थानांतरित कृषि है इसको कहा जाता है झूम। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा, तो आप ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो झूमिंग कृषि है इसको मणिपुर में क्या कहा जाता है? मणिपुर में इसे कहा जाता है पालमू। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसको क्या कहा जाता है? दीपा। देखिए काफ़ी शानदार इफेक्ट है, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। झूमिंग कृषि को मैक्सिको व मध्य अमेरिका में क्या कहा जाता है? देखिए सही आंसर होगा मैक्सिको और मध्य अमेरिका में झूमिंग कृषि को कहा जाता है मिल्पा। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। वेनेजुएला में इसे कहा जाता है केनुको, ब्राज़ील में कहा जाता है रोका, मध्य अफ्रीका में इसे कहा जाता है मसोले। थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिएगा, मसोले। इंडोनेशिया में इसको कहा जाता है लदांग, वियतनाम में इसको कहा जाता है रे। तो आप इन सभी के बारे में फैक्ट के बारे में ध्यान रखिएगा, सारे फैक्ट बुक के अंतर्गत दे रखे हैं, सभी मैंने शामिल किए हैं। और हमारे वीडियो की यही विशेषता रहती है कि बुक के अंतर्गत जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है वो सभी वीडियो के माध्यम से कवर करवाया जाता है, कुछ भी नहीं छोड़ा जाता है। आगे चलते हैं। झूमिंग कृषि को कहाँ पर वेबर या दहिया कहा जाता है? देखिए ये भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर होगा मध्य प्रदेश के अंतर्गत झूमिंग कृषि को वेबर या दहिया कहा जाता है। अन्य भी देख लेते हैं नीचे वाले फैक्ट। देखिए हिमालयन क्षेत्र में इसको कहा जाता है खील। किसे? झूमिंग कृषि को। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इसे वालर या फिर वालरे या फिर वाल्ट्रे। उड़ीसा में इसे पामाडाबी, कोमान या फिर बरिगा कहते हैं। झारखंड में से कुरुआ, आंध्र प्रदेश में से पोडू या पेड़ा,
और पश्चिमी घाट में से कुमारी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए एग्ज़ाम में आपसे केवल इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है कि झूमिंग कृषि को झारखंड में क्या कहते हैं या फिर उड़ीसा में क्या कहा जाता है। तो जितने भी ये देखिए यहाँ पर ये इनके उपनाम दे रखे झूमिंग कृषि के, ये आप ध्यान रखिएगा। गहन निर्वाह कृषि के संबंध में गलत कथन कौन सा है वो बताना है। भूमि पर जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण यह कृषि की जाती है। इसमें जैव रासायनिक निवेशों व सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। यह कृषि झूमिंग कृषि का ही भाग है। इसमें बड़े स्तर पर कृषि की जाती है। देखिए गहन निर्वाह कृषि के संबंध में गलत कथन है ऑप्शन नंबर थर्ड। गहन निर्वाह कृषि और झूमिंग कृषि दोनों अलग अलग हैं, तो ये कथन गलत है। बाकी जो तीनों कथन है ये गहन निर्वाह कृषि के संबंध में सही है, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिए। कौन सी कृषि उद्योग और कृषि के बीच में एक अंतर पृष्ठ है? तो ये कौन सी कृषि है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, रोपण कृषि। तो आप ध्यान रखिएगा। रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्य कृषि है। रोपण फसलें कौन कौन सी है? चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना और केला। तो आप ध्यान रखिएगा। चाय का उत्पादन मुख्यतः कहाँ पे होता है? तो देखिए चाय उत्पादक जो मुख्य राज्य हैं वो है असम और उत्तरी बंगाल। कॉफ़ी का मुख्य उत्पादन कहाँ पर होता है? सही आंसर होगा कॉफ़ी का मुख्य उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। भारत में कितनी शस्य ऋतुएं हैं? तो देखिए सही आंसर होगा 3। तो आप ध्यान रखिएगा कौन कौन सी? रबी, खरीफ और जायद। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। शीत ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? देखिए शीत ऋतु में रबी की फसल बोई जाती है। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। रबी की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। इस वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? मावठ। तो आप ये ध्यान रखिएगा। कौन सी फसलें मानसून आगमन के साथ बोई जाती हैं? तो देखिए सही आंसर होगा जो खरीफ की फसलें हैं वो मानसून आगमन के साथ बोई जाती है, यानी वर्षा ऋतु में। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और प्रमुख खरीफ की फसलें कौन कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम में हमसे केवल इस प्रकार के अधिकतर क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं, जैसे कि मूंगफली किस प्रकार की फसल है, बाजरा किस प्रकार की फसल है, कपास किस प्रकार की फसल है। तो इन सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। धान की 3 प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? अमन, बोरो और ओस। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। ये 3 धान की प्रमुख फसलें हैं, यानी चावल की। तो आप ये ध्यान रखिएगा। जायद की फसल किस ऋतु में बोई जाती है? देखिए करेक्ट आंसर होगा जो जायद की फसल है ये ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत बोई जाने वाली फसलें हैं। तो थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है? देखिए भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है चावल। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत चीन के बाद में दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। चावल के लिए आवश्यक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। आर्द्रता की अगर हम बात करें तो उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में चावल की कृषि की जाती है, जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। आप सभी को पता होगा चावल के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है? देखिए सही आंसर होगा गेहूँ। गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, जो कि उत्तर और उत्तर पूर्वी भागों में बोई जाती है भारत के। और मुख्यतः ये 2 प्रमुख क्षेत्रों में बोई जाती है। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज मैदान के अंतर्गत, यानी पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, और दूसरा जो भाग है वो है दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से कौन सी फसल देश में तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है? तो ये फसल कौन सी है? देखिए सही आंसर होगा ज्वार। फर्स्ट नंबर ऑप्शन। और नीचे वाले फैक्ट भी देखते हैं। रागी में क्या क्या उपलब्ध होता है? लोहा है, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक तत्व और भूसी। तो आप ये ध्यान रखिएगा। मोटे अनाज कौन कौन से हैं? ज्वार, बाजरा और रागी। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। बाजरा के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? देखिए सही आंसर होगा बलुआ व उथली काली मिट्टी। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। और जो बाजरा है, बाजरा के लिए हमारा राजस्थान प्रसिद्ध है। तो आप ये ध्यान रखिएगा।
इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। मक्का फसल है, तो किस प्रकार की फसल है मक्का? सही आंसर होगा मक्का एक खरीफ की फसल है। सेकंड नंबर ऑप्शन पर सही होगा। खाद्यान्न व चारा दोनों रूप में प्रयोग में लिया जाता है किसको? मक्का को। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आवश्यक तापमान कितना चाहिए मक्का की फसल के लिए? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए जो उपयुक्त मिट्टी है वो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और बिहार में जो मक्का है वो किस ऋतु में बोया जाता है? रबी की ऋतु में। तो आप ध्यान रखिएगा, सामान्य तो ये खरीफ की ऋतु में होता है, लेकिन बिहार में ये रबी की ऋतु में बोया जाता है। विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता देश कौन सा है? देखिए सही आंसर होगा ये देश है भारत। थर्ड नंबर ऑप्शन सही होगा। मुख्य दलहन फसलें कौन कौन सी हैं? तूर दाल है, मूंग है, मसूर, मटर और चना। दलहन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। ये नीचे वाला फैक्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। भारत का गन्ने के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए सही आंसर होगा द्वितीय। तो प्रथम स्थान किस देश का है? ब्राज़ील का है, तो आप ध्यान रखिएगा। और जो गन्ना है ये किस प्रकार की फसल है? उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी तिलहन फसल है? मूंगफली, सरसों, अलसी, नारियल, यहाँ पर ये तिल होगा, तिल, सूरजमुखी, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, सभी। देखिए सही आंसर होगा सभी। ये सभी तिलहन फसलें, तो ये आप ध्यान रखिएगा। मूंगफली का सबसे प्रमुख जो उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? देखिए सही आंसर होगा मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है गुजरात। थर्ड नंबर ऑप्शन पर सही आंसर होगा। यह एक प्रकार की खरीफ की फसल है। देश में मुख्य तिलहन फसलों में कुल उत्पादन का जो आधा भाग है ये किसका है? ये है मूंगफली का। अलसी व जो सरसों है ये किस प्रकार की फसल है? ये रबी की फसल है, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिए। भारत विश्व में किस देश के बाद में चाय के उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश है? देखिए सही आंसर होगा चीन के बाद में। और देखिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है चाय की कृषि के लिए? जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी। तो आप ध्यान रखिएगा। भारत में किस फसल की अरेबिका किस्म की पैदावार होती है? देखिए जो अरेबिका किस्म है ये किस्म है कॉफ़ी की। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आप ध्यान रखिएगा। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी कॉफ़ी की? तो देखिए कॉफ़ी उत्पादन की शुरुआत हुई थी बाबा बुदन की पहाड़ियों से, जो कि कर्नाटक में है। तो आप ध्यान रखिएगा। क्षेत्र की अगर हम बात करें कि मुख्यतः किन किन क्षेत्रों में कॉफ़ी का उत्पादन होता है, तो नीलगिरी पहाड़ी के आसपास में कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों में कॉफ़ी की खेती की जाती है। बागवानी फसलों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए सही आंसर होगा द्वितीय स्थान। तो प्रथम स्थान किस देश का है? चीन का है। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। जूट का प्रयोग कहाँ होता है? बोरियां बनाने में, चटाई, रस्सी, तंतु, धागे, गलीचे, दस्तकारी वस्तु, इन सभी को बनाने में, या फिर सभी? देखिए सही आंसर होगा इन सभी को बनाने के लिए जूट का प्रयोग किया जाता है। सभी हमारा सही आंसर होगा। मुख्य आम उत्पादक राज्य कौन से वो यहाँ पर हमें बताना है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, सभी। देखिए पांचों मुख्य उत्पादक राज्य हैं किसके? आम के। फोर्थ नंबर यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए बुक के अंतर्गत ये सारे फैक्ट दे रखे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। प्रमुख संतरे उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से? नागपुर और चेरापूंजी। नागपुर है महाराष्ट्र में, चेरापूंजी है मेघालय में। लीची उत्तर प्रदेश और बिहार, अंगूर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केले केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, अनानास यानी पाइनएप्पल मेघालय में, सेब, नागफनी, खुबानी, अखरोट जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इनका मुख्य उत्पादन होता है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। और स्टार्टिंग में जो हमने जूमिंग कृषि के अलग अलग नाम देखे थे वहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। या फिर जो खरीफ की फसल है, रबी की फसल कौन कौन सी है वो हमें ध्यान रखनी है। रेशेदार फसल है कपास, जूट, सन, प्राकृतिक रेशम या फिर सभी? देखिए सही आंसर होगा सभी। कपास का मूल स्थान है, करेक्ट आंसर होगा भारत। भारत में ही सबसे पहले कपास का जो
आप कह सकते हैं उत्पत्ति हुई थी। तो कपास का जो मूल स्थान है वो है भारत। इसका जो उत्पादन है, उत्पादन में जो फर्स्ट देश है वो है चीन और सेकंड देश है भारत। कपास के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है वो है काली मिट्टी। और कपास किस प्रकार की फसल है? खरीफ की फसल है और ये 210 पाला रहित दिनों में पककर अच्छे से तैयार होती है। अगर पाला पड़ता है तो इसके खराब होने का खतरा अधिक होता है। महात्मा गांधी ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? देखिए सही आंसर होगा विनोबा भावे को। बाद में विनोबा भावे ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम है भूदान ग्रामदान आंदोलन। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। इस आंदोलन को और किस नाम से जाना गया? रक्तदान क्रांति के नाम से। और एक फैक्ट ये भी आप ध्यान रखिएगा, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 के अंतर्गत। तो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन बने हैं सभी मैंने आपके सामने रखे हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे काफ़ी अधिक समय लगता है लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियोस कंटिन्यू रूप से ला रहा हूँ। आज का जो हमारा कमेंट वर्क है उसे देख लेते हैं। मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर जाइएगा। और देखिए हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी चैप्टर नंबर 5 से खनिज और ऊर्जा संसाधन, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इनसे संबंधित भी मैं आपको ऑल क्वेश्चन एंड फैक्ट नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत कवर करवाऊंगा। तो अगर आप देखिए नए हो चैनल पर, चैनल को विजिट करिए। चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 को भी आपको कवर करना है और अच्छे से अपनी स्टडी करनी है। और देखिए रीट पात्रता के लिए मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा 2022 में जो हमारा पात्रता एग्ज़ाम होगा उसे आप हल्के में तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा। और इसके लिए आपको कंपलसरी एनसीईआरटी की पुस्तकें तो पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि सिलेबस के अंतर्गत मेंशन है एनसीईआरटी की बुक है। तो क्वेश्चन 90% क्वेश्चन इन्हीं एनसीईआरटी की पुस्तकों से पूछे जाने वाले हैं। तो इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। अगर आपको इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद में समय मिले तो आप आरबीएससी की पुस्तकों को खंगाल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।